ये प्रश्न बनेंगे है ना, जितने भी प्रश्न बनेंगे ना वो साथ में कर लेंगे, आपको पता भी हो जाएगा कि भाई मतलब प्रश्न किस टाइप से आ रहे हैं। हो गए ना? स्टार्ट कर दिया है? एक बार चेक कर, वॉइस सही है एकदम, आवाज देख सही आ रही है एकदम? हाँ, वेरी गुड भाई, है ना? पीयूष की मेहनत रंग लेके आ गई है ना? सही है ना? ओके। तो भाई आज इतिहास के इस लाइव सेशन में आज हम बात करेंगे, इतिहास का पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। एक क्लास हो चुकी है इतिहास की, आप यूट्यूब पे देख लेना, क्योंकि कल की क्लास में एक तो हमने सिलेबस के बारे में बात की कि भाई इतिहास में कौन से हमें टॉपिक है पढ़ना, इतिहास का कोई अंत नहीं है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में हमने कल बात की। आज इतिहास का पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ना, आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आज का हमारा टॉपिक हेडिंग रहने वाली है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हेडिंग डालना सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सभ्यता, सिंधु सभ्यता में इसमें ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्राचीन इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, एक या दो प्रश्न आएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से एक तो सिंधु घाटी के जितने भी सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है उन स्थलों के बारे में बात करेंगे। यहां से हमने उत्खनन किया है, हमारे जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी और जो कर्मचारी है उन्होंने यहां से जो प्रमुख उत्खनन किया है, यहां से हमें कौन से वस्तु या कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये भारत की पहली सभ्यता है ना, इसमें समझना भारत की प्रथम सभ्यता, प्रथम सभ्यता, भारत की प्रथम सभ्यता। आपसे पूछ ले कि भारतीय इतिहास की हमें सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। तो भारत की पहली सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो भाई इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? तो सिंधु जो एक भारत में एक प्राचीन नदी है, आज भी है, जो हिमालय क्षेत्र में बहती है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पाकिस्तान है, तो सिंधु नदी है। तो प्रारंभ में सिंधु सभ्यता के जो स्थल है इस सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी के किनारे खोजे गए, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? सिंधु सभ्यता रखा गया। तो मेन पॉइंट हम बात करेंगे, एक तो इसका नामकरण कि भाई सिंधु सभ्यता का नाम क्या है, नामकरण, नामकरण के बाद में बात करेंगे इसका विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार है, और विस्तार के बाद में बात करेंगे समय, है ना, समय या कालक्रम, कालक्रम है। उसके बाद में बात करेंगे प्रमुख स्थल, प्रमुख है, प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल, ठीक है ना। ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, मेन पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे साथ में, लेकिन जो प्रमुख है हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, पॉइंट रहने वाले हैं, एक तो नामकरण, भाई सिंधु सभ्यता के अन्य नाम क्या है? एक तो हमने बात की है, इसका नाम है सिंधु सभ्यता। सभ्यता किसे कहते हैं कल मैंने बता दिया। तो सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया? सिंधु सभ्यता नाम इसलिए रखा गया कि जो इस सभ्यता के जो प्रारंभिक स्थल है, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनूदड़ो, है ना, ये जो प्रमुख स्थल है प्रारंभ में खोजे गए, ये स्थल लगभग है सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता की जो सहायक नदी है उनके किनारे ये स्थल हमें प्राप्त हुए। इस कारण इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। और ये सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था इस सभ्यता को?
जॉन मार्शल ने कहा था कि जो ये एक प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, और इस सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु सभ्यता। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता नामकरण या नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने दिया था। प्रश्न ये भी पूछा गया है। और भाई सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ लेना। क्योंकि सिंधु सभ्यता के प्रारंभ में जो स्थल खोजे गए वो सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी के किनारे खोजे गए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सिंधु सभ्यता रखा गया। प्राचीन जितनी भी सभ्यता, जैसे चीन की सभ्यता के बारे में बात करें, मिस्र की सभ्यता के बारे में बात करें, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात करें, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें, जितनी भी प्राचीन सभ्यता है किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। क्योंकि उस समय इतने आधुनिक संसाधन नहीं थे, और उस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। भाई जीवन जीने के लिए एक तो वायु जरूरी है, ऑक्सीजन, और एक जल, है ना? जल और वायु जरूरी है। यदि जल और वायु मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे भाई? अनाज भी उत्पादन कर सकते हैं, है ना? उतने उस समय उतने संसाधन नहीं थे, फिर भी सिंधु सभ्यता इतनी आधुनिक सभ्यता थी उस समय की। सिंधु सभ्यता से हमें नहरों के अवशेष भी मिलते हैं, है ना? लोगों ने सिंचाई के लिए, अफगानिस्तान में ध्यान रखना, प्राचीनतम, विश्व के सबसे प्राचीनतम नहर के अवशेष कहां से मिले हैं? अफगानिस्तान में मिले हैं। ठीक है ना? तो हेडिंग डालना सिंधु सभ्यता के नामकरण में, पहला नाम इसका है, हेडिंग डालना नामकरण, नामकरण। पहला नाम है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता ये नाम किसने दिया है? जॉन मार्शल, लिख देना, जॉन मार्शल। किसने दिया है? जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। भाई इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने कहा था? जॉन मार्शल ने कहा कि हमने एक भारत में प्राचीन सभ्यता की खोज की है और उस सभ्यता का नाम है सिंधु सभ्यता। और भाई इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि आपसे पूछ ले कि भाई सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि प्रारंभ में जो सिंधु सभ्यता के स्थल है वो सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी के किनारे खोजे गए। ठीक है ना? उसके बाद में दूसरा इसका नाम है वो है हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता समझना, इसका जो प्रमुख नाम है, मुख्य नाम है, सिंधु सभ्यता के बाद में यदि इनका प्रमुख नाम माना जाता है तो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया? सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल खोजा गया है हड़प्पा, ध्यान रखना, है ना? हड़प्पा, इसका नाम भाई हड़प्पा क्यों रखा गया? सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल खोज 1921 का किसने की है? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने, 1921 में सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया, और इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। पहले तो इसका नाम क्या रखा गया? सिंधु सभ्यता। उसके बाद में सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद में इसका तीसरा नाम है वो है सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल, ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल है सिंधु नदी, और उसके बाद में एक प्राचीन समय में, एक वैदिक सभ्यता के समय और सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक सबसे प्रमुख नदी थी, पवित्र नदी, जिसका नाम क्या था? सरस्वती नदी। और इस नदी के किनारे भी हमें सिंधु सभ्यता के क्या मिले हैं? प्राचीन स्थल है मिले हैं। तो कुछ है जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम क्या होना चाहिए? सरस्वती सभ्यता भी होना चाहिए। ध्यान रखना,
सिंधु सभ्यता क्यों रखा गया? सिंधु नदी के और सहायक नदियों के किनारे प्रारंभ स्थल खोजे गए। उसके बाद में और खुदाई की गई और नदियों के आसपास में खुदाई की गई, तो एक सरस्वती नदी थी, उस सरस्वती नदी के किनारे भी हमें सिंधु सभ्यता के स्थल मिले। तो इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? सरस्वती सभ्यता। उसके बाद में बात करें इसका नाम, और 4 नंबर पे लिख देना कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, युगीन सभ्यता। अब भाई इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता का उत्खनन किया गया, सिंधु सभ्यता के स्थलों का क्या किया गया? उत्खनन किया गया, खुदाई की गई, तो यहां से हमें उपकरण क्या मिले हैं? उपकरण मिले हैं। तो उपकरण सर्वाधिक किसके मिले हैं? कांस्य के मिले। अब कांस्य का निर्माण किससे होता है भाई? तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस भाई टिन। अब इन दोनों का मिश्रण रूप ही क्या होता है? कांसा होता है ना? तो ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि यहां पर खुदाई की। अब खुदाई की तो यहां से हमें जो उपकरण मिले, जितनी भी वस्तु मिली है, उसमें लगभग 80% वस्तु हमें किसकी मिली है? कांसे की मिली है। तो इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? कांस्य युगीन सभ्यता। ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे इनके स्थल मिले, इसलिए सिंधु सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद में सरस्वती सभ्यता। भाई सरस्वती सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि सिंधु नदी के बाद में सर्वाधिक स्थल हमें किस नदी के किनारे मिले हैं? सिंधु सभ्यता के सरस्वती नदी के किनारे मिले। उसके बाद में कांस्य युगीन सभ्यता। भाई कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता का हमने उत्खनन किया, और उत्खनन किया तो हमें यहां से जो उपकरण मिले, हमें यहां से जो वस्तु मिली है, किस धातु की मिली है? सर्वाधिक है कांस्य की मिली है ना? मैंने कल बताया था ना कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? सर्वप्रथम तांबे की। भाई तांबे को मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिला दिया गया? टिन मिला दिया गया। तो कांस्य का भाई क्या बन गया? कांस्य का रूप बन गया। और फिर धीरे धीरे अपने उपकरण है, अपने हथियार है, किसके बनाने शुरू कर दिए? कांस्य के। और सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक उपकरण किसके मिले हैं? कांस्य के मिले। ठीक है ना? उसके बाद में कांस्य युगीन सभ्यता, उसके बाद में नगरीय सभ्यता। 5 नंबर लिख देना, नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। अब इसमें लिखना नोट लगा करके, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। ध्यान रखना, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता, या इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख स्थल है वो लगभग कैसे थे? नगर के थे। एक होता है ग्रामीण परिवेश, एक होता है नगरीय परिवेश। लेकिन ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता में ग्रामीण परिवेश के भी साक्ष्य मिलते हैं, है ना? एक ग्रामीण परिवेश के भी साक्ष्य यहां से मिलते हैं, लेकिन यहां पर हमें सर्वाधिक साक्ष्य किसके मिलते हैं? नगर के मिलते हैं। जैसे कि हड़प्पा एक नगर था, मोहनजोदड़ो एक नगर था, कालीबंगा, राखीगढ़ी, है ना, चनूदड़ो, लोथल, धोलावीरा, है ना, सुरकोटड़ो, है ना, सुत है कांगेडोर। जो ये प्रमुख स्थल है सिंधु सभ्यता के, जो प्रमुख स्थल है वो को क्या थे? एक नगर के रूप में थे, इसलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, या विश्व का प्रथम नगर किसे माना जाता है? सिंधु सभ्यता को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यता भी थी विश्व में, जैसे कि चीन की सभ्यता, वहां पर हमें नगर के अवशेष नहीं मिलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहां से भी हमें भाई सर्वाधिक अवशेष किसके मिलते हैं? ग्रामीण परिवेश के मिलते हैं। जैसे कि मिस्र की सभ्यता, वहां से भी हमें भाई अवशेष किसके मिलते हैं? ज्यादातर ग्रामीण परिवेश के मिलते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता में ध्यान रखना, सर्वाधिक अवशेष किसके मिलते हैं? नगर के मिलते हैं। इसलिए सभ्यता को क्या कहा जाता है? विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है ना? उसके बाद में नेक्स्ट लिखना भाई, 6 नंबर लिखना प्यारे बच्चों, मात्र सत्तात्मक सभ्यता।
मातर सतात्मक सभ्यता, मातर मातर सतात्मक सभ्यता। ऊपर लिख लिया ना इसको, 6 नंबर पे लिख देना मातर सतात्मक सभ्यता। मातर सतात्मक सभ्यता। अब ध्यान रखना, एक आप अभी भाई समझदार हो सब भी, आज के तुलना में करो आप, एक तो है ग्रामीण परिवेश और एक है शहरी परिवेश, नगरीय परिवेश। अब आप देख लो, जहां पर ग्रामीण परिवेश है वहां पर है पितर सत्तात्मक, घर का मुख्य पिताजी, और जहां पर नगरीय परिवेश है, आज भी देख लो नगरों में शहरों में किसकी ज्यादा चलती है, महिला फर्स्ट, लेडीज की चलती है नहीं चलती है ना, चाहे कोई आईएएस अधिकारी हो चाहे कलेक्टर हो, लेकिन घर में किसकी चलती है, महिला की। और गांवों में देख लो, आज भी घर का मुखिया कौन है, दादाजी, है ना, है या नहीं है, दादाजी या पिताजी, पुरुष प्रधान है या नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, जहां पर ग्रामीण परिवेश है वो तो है पितृ सत्तात्मक, और जहां पर नगरीय परिवेश है वहां पर मातृ सत्तात्मक है, ध्यान रखना। आज भी आप देख लो गांव में किसकी चलती है, दादाजी की चलती है ना, पुरुष प्रधान है, पितृ सत्तात्मक है, घर का मुख्य पिताजी है या नहीं है। आज जैसे कि शहरी परिवेश में देखो, नगर में देखो आप, घर की मुख्य कौन होती है, महिला, है ना। आदमी का इतना ही काम है मजदूरी करना, पैसे ला करके देना, है ना, घर खर्चा मैं अपने आप चलाऊंगी, होता है नहीं होता है। तो वैसे ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो यहां पर मातृ सत्तात्मक है, घर की मुख्य कौन है, महिला है। अब आगे बात करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण परिवेश थी, क्या थी, ग्रामीण परिवेश, तो वो सभ्यता क्या है, पितृ सत्तात्मक, ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और यहां पर मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, एक घर में मुख्य कौन थी, महिला थी। अब आगे बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ध्यान रखना ग्रामीण परिवेश है और पितृ सत्तात्मक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि भाई इसे मातृ सत्तात्मक क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में मोहरों पर सर्वाधिक चित्र किसके अंकित मिले हैं, है ना, मोहरों पर सर्वाधिक चित्र, है ना, चित्र महिला के अंकित, ध्यान रखना। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र किसके अंकित थे, महिलाओं के थे, इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां पर क्या थी, मातृ सत्तात्मक थी और महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, ठीक है ना। घर की प्रधान कौन थी, महिला थी, इसलिए इस सभ्यता को कहते हैं मातृ सत्तात्मक सभ्यता, ठीक है ना। इतने नाम याद रख लोगे तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा। सिंधु सभ्यता, ये नाम किसने दिया है, जॉन मार्शल ने, किसने दिया है, जॉन मार्शल ने। उसके बाद में हमने बात की, इसका दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया, हड़प्पा। कब, 1921 में, किसने खोजा है, दयाराम साहनी ने। आगे और बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद में इसे कहते हैं सरस्वती सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद में सर्वाधिक स्थल किस नदी के किनारे खोजे गए, सरस्वती नदी के किनारे खोजे गए, ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख नदी कौन सी थी, सिंधु नदी थी, लेकिन सबसे पवित्र किसको मानते थे, सरस्वती नदी को मानते थे। उसके बाद में हमने बात की, इसका नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहां से हमें उपकरण मिले। सर्वाधिक उपकरण किसके बने हुए थे, कांस्य के बने थे। उसके बाद में हमने बात की नगरीय सभ्यता। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न ये पूछा गया है, विश्व की प्रथम सभ्यता नगरीय सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में मातृ सत्तात्मक, भाई इसे मातृ सत्तात्मक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हमें मोहरे मिली है, उन मोहरों पर सर्वाधिक चित्र किसके अंकित थे, महिलाओं की, इसलिए यहां पर हमें नारी की भाई सर्वाधिक मोहरे मिली है ना, नारी की सर्वाधिक मोहरे मिली है, इसलिए इस सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये नामकरण था इसका नाम। भाई
भाई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में पहले क्या करते हैं, नामकरण, है ना, नाम हो गया अब, है ना। अब उसके बाद में पिता सोचता ना कि आगे अब इसको कैसे पढ़ाएंगे, इसका लालन पालन कैसे करेंगे, है ना, ये बिजनेस करेगा या कौन सी स्कूल में एडमिशन लेगा, पिता सोचता है या नहीं सोचता है। तो अब इसका नेक्स्ट बात करेंगे, इसका विस्तार, है ना, सिंधु सभ्यता का विस्तार। नेक्स्ट हेडिंग डालना, सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार, विस्तार। पीयूष एक बार वॉइस से करना, इसमें देख ले, है ना भाई, समझ में तो आ रहा है ना, हैं, ये ऐसे लिख रहे हो, समझना जरूरी है। आज नए बच्चे भी आए हैं भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है ना, समझना जरूरी है। अच्छे नोट्स बना लेना। एग्जाम आपको पता है कि फरवरी में आपके फॉर्म रीओपन हो रहे हैं अग्निवीर के, उसके बाद में आपके पास में टाइम बहुत ही कम बचेगा, क्योंकि झुंझुनू जो ये ना एआरओ, झुंझुनू एआरओ के क्या हो जाएंगे, रनिंग हो या फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद में फॉर्म रीओपन हो जाएंगे, उसके बाद में लगभग 1 महीने का ही आपको टाइम मिलेगा, है ना, 1 महीने का ही टाइम मिलेगा बच्चों। इसलिए अभी से तैयारी कर लो, ज्यादा कुछ नहीं है ना, रोज प्रैक्टिस सेट, एक एक मॉडल पेपर मिलाओ, टेस्ट भी आपके हो रहे हैं साथ में। जैसे आज ये सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक पढ़ रहे, उसके बाद में इसके पर्सन भी करो आप, पर्सन मैं साथ में आज कराऊंगा, लेकिन आप भी खुद करोगे तो आपको पता चलेगा कि पर्सन का लेवल क्या है, ठीक है ना। अब सिंधु सभ्यता का विस्तार। अभी विस्तार में बच्चों समझना, सिंधु सभ्यता का विस्तार कुल कितने देशों में था? सिंधु सभ्यता का विस्तार कुल 3 देशों में था, कुल 3 देशों में विस्तार, देशों में विस्तार था, विस्तार था, ठीक है ना। अब 3 देश कौन कौन से हैं? इसमें एक तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है, ये 3 देश है, ध्यान रखना। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता का विस्तार कुल कितने देशों में है? 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बच्चों समझना, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्रफल की दृष्टि से, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार किसमें है? पाकिस्तान में। सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तार अफगानिस्तान में, ध्यान रखना। और सर्वाधिक स्थल किस देश में खोजे गए? भारत में खोजे गए, ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल तो पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है ना, इसलिए वहां पर खुदाई नहीं हो रही है। अभी तक सिंधु सभ्यता के लगभग 1900 स्थल खोजे गए। कितने? 1900 स्थल है खोजे गए। और 1900 स्थल में ध्यान रखना, लगभग भारत में कितने हैं? लगभग भारत में 900 प्लस है। कितने हैं? 900 प्लस स्थल किसमें है? भारत में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल आपसे पूछ ले तो किस देश में है? भारत में। लेकिन सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछ ले तो किस देश में है? पाकिस्तान में। सबसे कम स्थल और सबसे कम क्षेत्रफल किस देश में है? अफगानिस्तान में, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का विस्तार हम ना जब बात करें, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की गई तब बात करें तो सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख, कितने? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। लेकिन अभी नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं तो लगभग इसका क्षेत्रफल हो गया है 20 लाख। कितना हो गया है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले सिंधु सभ्यता का विस्तार कुल कितने किलोमीटर में है, तो ध्यान रखना 13 लाख वर्ग किलोमीटर ही राइट करना। यदि ऑप्शन में 13 लाख वर्ग किलोमीटर नहीं है तो सिंधु सभ्यता का विस्तार है 20 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना। मैं लिखाऊंगा, ध्यान रखना, समझना है जरूरी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में, सर्वाधिक क्षेत्रफल पाकिस्तान में, सबसे कम स्थल और सबसे कम क्षेत्रफल किस देश में है? अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता का विस्तार
सिंधु सभ्यता का विस्तार कुल कितने वर्ग किलोमीटर में आपसे पूछ ले तो बच्चों कितना क्या बताओगे? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यदि ऑप्शन में 13 लाख वर्ग किलोमीटर नहीं है तो आप क्या बताओगे? 20 लाख, क्योंकि सिंधु सभ्यता के वर्तमान में लगभग 1900 प्लस स्थल खोजे गए और सर्वाधिक स्थल भारत में खोजे गए। ठीक है ना? तो अब इसको लिखना है। सिंधु सभ्यता का कुल विस्तार 3 देशों में, 3 देशों के नाम लिखने हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब इसमें पॉइंट बना के लिखेंगे सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्रफल। यह प्रश्न पूछा गया बच्चों। सर्वाधिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पाकिस्तान। किस देश में है? पाकिस्तान। क्षेत्रफल है पाकिस्तान। ध्यान रखना, सर्वाधिक क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक स्थल भी पूछा जा सकता है। सर्वाधिक स्थल तो है भारत में, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? सिंधु सभ्यता का पाकिस्तान में। क्योंकि सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े बड़े स्थल किस देश में है? पाकिस्तान में। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो कहां है? पाकिस्तान में, है ना। हड़प्पा कहां है? पाकिस्तान में। चुनूदड़ो कहां है? पाकिस्तान में। तो सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े बड़े स्थल है पाकिस्तान में, इसलिए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी है पाकिस्तान में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना बच्चों, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल, स्थल किस देश में है? भारत में। भारत में। अब भारत में ही किस राज्य में सर्वाधिक स्थल है? भारत में ही। तो ध्यान रखना, भारत के गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में ध्यान रखना सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के लगभग 1900 स्थल खोजे गए हैं वर्तमान स्थिति में, लेकिन ध्यान रखना सर्वाधिक स्थल पूछे तो भारत, और भारत में ही राज्य आपसे पूछ ले तो गुजरात राज्य में। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना, सिंधु सभ्यता के, सिंधु सभ्यता, सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का कम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल व कम स्थल, व कम स्थल किस देश में है? अफगानिस्तान में ना। अफगानिस्तान में। किस देश में? अफगानिस्तान में। यहां से सीधे प्रश्न आएंगे, ये आपके लिए बोनस है ना। सीधे प्रश्न आएंगे, गलत नहीं होने चाहिए। आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है, तो पाकिस्तान। किस देश में? पाकिस्तान। सीधे प्रश्न आएंगे, गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। यहां से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, आपसे पूछ ले सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक क्षेत्र, है ना, जो स्थल है, स्थल पूछ ले तो हमारे राजस्थान, भारत में है ना। भारत में किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। अब सिंधु सभ्यता का कम विस्तार या कम स्थल किस देश में है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के मात्र कितने स्थल है? 2 स्थल है। कितने स्थल है? 2 स्थल है। लेकिन यहां पर एक नोट लगा करके लिखना बच्चों, नोट। नोट, नोट में क्या लिखोगे? सिंधु सभ्यता, सभ्यता के नहरों के अवशेष, नहरों के अवशेष, अवशेष अफगानिस्तान में मिले। कहां पे मिले? अफगानिस्तान में मिले। यह भी प्रश्न है पूछा गया। यहां समझ में तो आ गया ना। सिंधु सभ्यता का कम क्षेत्रफल, कम स्थल किस देश में? अफगानिस्तान में। लिख लिया ना इसको? लिख लिया ना इसको? लिखो भैया ना, लिखना जरूरी है। लिखो लिखो, क्या पूछ रहा है?
अब इसमें लिखना सिंधु सभ्यता का विस्तार। अब इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना सिंधु सभ्यता का विस्तार। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर में, किलोमीटर, ठीक है ना। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। और यदि ऑप्शन में 13 लाख वर्ग किलोमीटर नहीं है तो क्या करोगे, 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर, दोनों याद रखने। यदि दोनों ही ऑप्शन में है तो क्या करोगे, 13 लाख वर्ग किलोमीटर ही करोगे, ठीक है ना। उसके बाद में अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ध्यान रखना इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, ये बच्चों समझना। सिंधु सभ्यता की आकृति, सिंधु सभ्यता के विस्तार की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थल है, मांडा। सबसे दक्षिण में देमाबाद, और पूर्व में आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतकांगेडोर। ध्यान रखना पश्चिमी स्थल, पूर्वी स्थल, उत्तर और दक्षिण, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन सिंधु सभ्यता का विस्तार ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का विस्तार है त्रिभुजाकार में है, त्रिभुजाकार। ध्यान रखना यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसी आकृति में है भाई, इसका त्रिभुजाकार आकृति में है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार, है ना। यह भी आपको याद रखना है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, और इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार आकृति है। अब उसके बाद में बात करेंगे भाई सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, है ना, पश्चिमी बिंदु। इनके भी आपको नाम याद है रखने हैं। लिख लेना इसको, लिख लिया क्या। अब उत्तर में क्या है, मांडा, उत्तरी बिंदु मांडा। अब दक्षिणी बिंदु देमाबाद, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, और पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर, ध्यान रखना मांडा कहां है, जम्मू कश्मीर में। कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। और आलमगीरपुर कहां है, यूपी में। और देमाबाद कहां है, महाराष्ट्र में। और सुतकांगेडोर कहां है भाई, बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान कहां है, पाकिस्तान, ठीक है ना। ये बात आपको याद है रखनी है। अब मांडा किस नदी के किनारे है बच्चों, चिनाब नदी, है ना। नदी पूछ लेना, चिनाब है नदी। अब पूछ ले देमाबाद किस नदी के किनारे है, कौन सी नदी है, परवरा नदी, है ना। नदी कौन सी है, परवरा नदी। अब पूछ ले आपसे आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे है, हिंडन नदी। और आपसे पूछ ले सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। यह भी आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा, जो किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर, एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु देमाबाद, जो कहां पे है भाई, महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे है, परवरा नदी।
उसके बाद में आपसे पूछ ले सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी। और आपसे पूछ ले सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है सिंधु सभ्यता का? सुत कांगेडोर, जो कहां पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में, है ना। नदी कौन सी है? दास्क नदी। ध्यान रखना, ये होगी पश्चिमी दिशा, ये होगी ये पूर्वी, इतना तो आपको पता ही है, उत्तर, और ये हो गया दक्षिणी। ये तो ध्यान है ना। है? दिशा कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। है? 4 तो मुख्य दिशा होती है, और उप दिशा देख ले तो कुल कितनी हो जाएगी? 8, है ना। लेकिन मुख्य दिशा कितनी प्रकार की होती है? 4, है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है ना। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये प्रश्न आपके गलत है, नहीं होने चाहिए। ठीक है ना भाई, उतारो इसको, लिख लिया क्या? साथ में लिख लिया करो भाई, इसलिए तो छोटू समझ में आ रहा है? हाँ, या सिर्फ लिख रहा है? कितनी भी कोशिश करना हम नहीं समझेंगे, है ना, फिर भी समझाएंगे। कुछ पुराने स्टूडेंट भी है, आज उनके दर्शन हुए। तो रेगुलर क्लास लो भाई। ज्यादा कुछ नहीं बात की हमने। एक तो सिंधु सभ्यता का विस्तार और नामकरण, है ना। एक बार वापिस बता रहा हूं, इस क्लास में याद करा दूंगा। आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का नाम है, अन्य नाम है, हड़प्पा है, सरस्वती सभ्यता है ना, और कौन सी है भाई? कांस्य युगीन सभ्यता है, मात्र शतात्मक सभ्यता है ना। एक नगरीय सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है। ये इनके 5 है, इनके क्या है? नाम है। लेकिन ध्यान रखना, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। तो मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों ने सिंधु सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? यह भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको भी मैं लिखाऊंगा। ध्यान रखना, एक शब्द आ रहा है महिला, महिला, है ना। यह महिला सभ्यता या महिला शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों द्वारा, नागरिकों द्वारा हमारी सिंधु सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से पुकारते थे? महिला सभ्यता के नाम से ये पुकारते थे, है ना। नामकरण में ये भी लिख देना, महलुआ सभ्यता या महिला सभ्यता मेसोपोटामिया के सभ्यता के द्वारा। ठीक है ना। अब उसके बाद में हमने बात की इसका विस्तार। भाई सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कुल कितने देशों में है? 3 देशों में। सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? पाकिस्तान में। सर्वाधिक स्थल किस देश में? भारत में, है ना। सबसे कम स्थल और सबसे कम विस्तार किस देश में है? अफगानिस्तान में। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का विस्तार कुल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। यदि ऑप्शन में 13 लाख वर्ग किलोमीटर नहीं है तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है ना। उसके बाद में हमने बात की कि सिंधु सभ्यता की विस्तार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, है ना, त्रिभुजाकार है। और उसके बाद में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु देमाबाद, महाराष्ट्र, परवरा नदी। पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, हिंडन नदी है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। और पश्चिमी बिंदु है सुत कांगेडोर, जो सुत कांगेडोर कहां है भाई? बलूचिस्तान पाकिस्तान। और कौन सी नदी है? दास्क नदी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, है ना। अब उसके बाद में सिंधु सभ्यता का समय, है ना, सिंधु सभ्यता का समय, हेडिंग डालना, समय या काल अवधि, काल अवधि, सिंधु सभ्यता का समय या काल अवधि। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हमें एक बात ही याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे प्रामाणिक समय है वो है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, है ना। 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति C14, है ना, कार्बन पद्धति या C14। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रामाणिक समय क्या है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, है ना।
2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये प्रमाणिक समय है। लेकिन जॉन मार्शल ने कहा था कि भाई सिंधु सभ्यता का समय क्या है, 3250 ईसा पूर्व से 2650 ईसा पूर्व। लेकिन आपको हर इतिहासकारों ने अलग अलग समय दिया है, हर इतिहासकारों ने अलग अलग समय दिया है, लेकिन आपको प्रमाणिक समय ही याद रखना है। तो समय अवधि या कालक्रम ध्यान रखना, C14 इसे कहते हैं कार्बन पद्धति के अनुसार समय, सिंधु घाटी सभ्यता का समय बच्चों ध्यान रखना 2350, समय क्या है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, है ना। ये क्या मामला है भाई, उल्टा चल रहा है ना, है ना। अब इतना याद कर लेना, अब इसमें फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जितनी भी घटना है वो ध्यान रखना, जैसे कि 2300 है, 2300 के बाद में 2200 2100, है ना, क्या चलेगी, उल्टी चलेगी। जैसे कि मान लो ये 0 है, यहाँ पर ईसा मसीह का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। अब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व है, ध्यान रखना, 1 0 के बाद में 2 3 4 5 ऐसे करते करते 2350 से लेकर के 1750 ये ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटना है। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ 2300 से कैसे चलेंगे, उल्टा चलेंगे ना। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए हमारे सिंधु सभ्यता का समय क्या है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब वर्तमान में ध्यान रखना 1 2 3 ये सही चलेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको समय याद रखना है कि भाई सिंधु सभ्यता का समय क्या है ना, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। एक लिख देना नोट, जॉन मार्शल, इसका नाम याद कर लेना, जॉन मार्शल अब जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का समय बताया है 3250 ईसा पूर्व से 2650 ईसा पूर्व, है ना। ये याद रखना, जॉन मार्शल का याद रखना, बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इतना समय तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में है ना, अब लिख लो भाई, लिख लो, कुछ पर्सन कर लेते हैं, समय भी हो रहा है ना। कल और बात करेंगे भाई, एक क्लास और लगेगी, कल की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, ठीक है ना। लिख लिया ना इसको। प्रश्न क्या पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है ना, काल है। अब ऑप्शन में देख लो आप, है ना। ऑप्शन में ध्यान रखना, यहां पर 2500 नहीं है ना, ये पीयूष ने गड़बड़ कर दी भाई। समय क्या है भाई, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। राइट आंसर क्या है, बी, ना। प्रश्न सीधे पूछे जाएंगे कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। अब भाई ध्यान रखना, आगे इसके बारे में अभी तक बात नहीं की है, लेकिन निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो ध्यान रखना, मोहर, है ना। इस ध्यान रखना, जो ये मोहर होती है ना, मोहर। अब इसमें ध्यान रखना, सर्वाधिक मोहर किसकी प्राप्त हुई है, सेल कड़ी की। किसकी बनी है, सेल कड़ी की। लेकिन सर्वाधिक उपकरण किसके बने हैं, कांसे के बने। ध्यान रखना, मुहर होती है, मुहर का मतलब क्या होता है ना, मुद्रा नहीं है। मुहर का मतलब होता है, आप कभी फर्स्ट ग्रेड और टीचर होते हैं ना, हाँ, डॉक्टर होते हैं, है ना, जैसे ठप्पा लगाते हैं ना, सील,
है ना, उसे कहते हैं मुहर। और ये मुहर किस काम की थी कि भाई मान लो कि कोई भी, आज भी आप देख लो, डाक विभाग के जितने भी भाई पोस्टें जाती है या पार्सल जाता है, तो गाड़ी को पैक करके उस पर क्या लगाया जाता है, ठप्पा लगाया जाता है, मुहर लगाई जाती है कि भाई इसमें कोई चोरी ना हो, है ना, उसे कहते हैं मुहर। अब सिंधु सभ्यता में मुहरें सर्वाधिक क्यों मिलती है? क्योंकि सिंधु सभ्यता का व्यापार विदेशों के साथ में होता था कि बीच में सामान चोरी ना हो, कोई भाई वस्तु चोरी ना हो, ये मुहर है। और ये मुहर किसके पास में जानी चाहिए? भाई मेरे जो जितना भी मेरे सामने कोई व्यापार करे उस व्यापारी के पास में ये मुहर जाएगी, तो पता चल जाएगा कि इसमें कोई भी हेराफेरी नहीं हुई है। तो ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मुहरें किसकी बनी थी? सेल खड़ी। अब सेल खड़ी क्या है? ध्यान रखना, मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, जैसे कि कुम्हार होता है ना, कुम्हार बर्तन बनाते हैं ना मिट्टी का, उसे मिट्टी को, चिकनी मिट्टी को भाई पक्का करके आकार देना, उसे कहते हैं सेल कड़ी। और सेल कड़ी होती है मिट्टी। ध्यान रखना, मुहर, मुहर का मुद्रा किसकी बनी है? सेल कड़ी की। लेकिन उपकरण किसके थे? कांसे के थे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? भाई मुख्य, ध्यान रखना, व्यवसाय था व्यापार। 2 नंबर पे क्या था भाई? कृषि। उसके बाद में पशुपालन, ठीक है ना। आगे वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे, तो वैदिक सभ्यता में ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में सर इनका मुख्य व्यवसाय हो जाएगा कृषि, उसके बाद में पशुपालन। ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय हो जाएगा पशुपालन, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी या इनका विस्तार कहां तक था? ध्यान रखना भाई, पंजाब में भी है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, सिंधु और बलूचिस्तान। राइट आंसर डी, है ना भाई। भारत में और पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में थी। अब भारत में देखो, भारत में जैसे कि हमारे पंजाब की बात करें तो भाई पंजाब में रोपड़ है ना। उसके बाद में राजस्थान में बात करें तो कालीबंगा है, गुजरात में धोलावीरा है, उत्तर प्रदेश में भी हमने बात की, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, है ना, हरियाणा में राखीगढ़ी, है ना। सिंधु में ध्यान रखना, सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो, है ना। बलूचिस्तान में अभी बात हमने की है, कौन सा स्थल है? सुतकांगेडोर। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता ये क्या थी? शहरी सभ्यता थी। क्या थी? एक है शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखना, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ना वस्तु, ध्यान रखना। अब इसमें क्या पूछा है? वस्तु पूछा है। ध्यान रखना, इसमें राइट आंसर है कपास। कपास के, है ना, जो ये ऊन होती है ना, ऊन के हमें सर्वप्रथम साक्ष्य, यानी कपास के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? भाई हड़प्पा से मिलते हैं। इसके बारे में भी कल बात करेंगे। प्रश्न बता रहा हूं मैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने। कब की है? 1921। कौन सी नदी है? रावी नदी है ना। ध्यान रखना, पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहां पे है? पाकिस्तान में। और कौन से जिले में है? पंजाब तो प्रांत है, जिला कौन सा है? मोट मोगरी या लरकाना? लरकाना में तो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट बात करें, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? ध्यान रखना, कितने भागों में हड़प्पा समाज कितने भागों में विभाजित था? 4 भागों में विभाजित था। और 4 भाग कौन कौन से थे? ध्यान रखना, है ना, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। ध्यान रखना बच्चों, सिंधु सभ्यता में एक तो राजा शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, नहीं राजा के कोई साक्ष्य मिलते। सिंधु सभ्यता में ध्यान रखना, सैनिक के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सैनिक के भी कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर शिकारी के मिलते हैं, पुजारी के और किसान और क्षत्रिय। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है ए, है ना। उसके बाद में सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? अब सभी नाम है, बताओ मुझे।
हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग किया जाता? अभी तक हमने बात नहीं की है, ध्यान रखना, लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट बात करें, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ध्यान रखना, विश्वास मात्र शक्ति में, किसमें करते थे? मात्र शक्ति में, इसलिए इसे कहते हैं मात्र सत्तात्मक सभ्यता। नेक्स्ट बात करें, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, गाय, है ना, गाय के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य यानी प्रिय पशु क्या था? बैल है। अब गाय के बिना बैल कहां से आएगा? लेकिन इतिहासकारों ने लिख दिया है और हम आज भी पढ़ रहे हैं ना। मुझे बताओ, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख प्रिय पशु क्या था? बैल, है ना, कुबड़दार बैल। क्या था? कुबड़दार बैल। और गाय के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे। हाँ? अब गाय के बिना बैल कैसे आएगा? ठीक है ना। तो कल और क्लास है भाई सिंधु सभ्यता की। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।